Good afternoon, dear friends, and welcome all my viewers of this channel that is Mind Your Science. और जैसा कि आप जानते ही हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन होती है सिर्फ, बाकी तो सभी पहचान ही गए हैं। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के जितना भी सेक्शन था वो शेयर कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 चल रहा है हमारा +2 क्लास का, और यूनिट का नाम आप जानते ही हैं। स्टार्टिंग आर्टिकल में पता ही लग जाता है यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। कल डियर स्टूडेंट्स हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और कंप्लीट डिटेल्स आपको मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स कल समाप्त हो गए थे और सारे रिएक्शंस मैंने आपको करा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अरीन्स। अब ये थोड़े से डिफरेंट रिएक्शंस करता है, किससे? हमारे हेलो अल्केन से। तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा हम यहाँ से करेंगे जो आपके सामने है। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या आर्टिकल करना है। अब हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। डिस्कस द रिएक्टिविटी of haloarenes towards the nucleophilic substitution reaction। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसी का ही क्वेश्चन तो सेम ही है। वाई हेलो अरीन्स आर लेस reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reactions। तो ये अनदर फॉर्म है हमारी इसका। थर्ड, आउट ऑफ विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई। दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों? And why haloalkanes और haloarenes। तो ये हमारे आज के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लर्न करने हैं। मैं अभी आपको इसकी पूरी डिटेल, पूरी कंफर्मेशन आपको सिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये आज का लेक्चर क्या है बेटा। तो आपको आर्टिकल समझ आ गया। आर्टिकल क्या है आज का? रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स। तो आज का पहला टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस बताए मैंने आपको कि भाई इस में से कौन से पेपर में प्रश्न आते हैं। तो ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हेलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? CH3 CHCl। तो ये हमारा क्या है? विनाइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हेलो अल्केन्स टूवर्ड्स। कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक substitution
रिएक्शन। अब इसका रीज़न पढ़ना है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसके हमारे पास टोटल 5 रीज़न्स हैं। तो मैं पहले सबसे पहले आपको पांचों रीज़न्स बताऊंगा और फिर एक एक रीज़न्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये आज का, जैसा कि मैंने बताया, पहला टॉपिक है और डिपेंडिंग अपॉन द भाई कितने मार्क्स का ये पेपर में प्रश्न है उसी हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है। अगर 2 मार्क्स का आया है तो कितना लिखना है, 3 का आ गया तो कितने का लिख दिया है। ये मार्क्स बता रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो रीज़न क्या है इसके, रीज़न नंबर 1 you write down in your copy, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस का प्रभाव। सेकेंड, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम having the halogen, then we have third, polarity of CX bond. Then we have the fourth reason. फोर्थ रीज़न क्या है बेटा, इन स्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कीटन। एंड लास्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये हमने पॉइंट टू पॉइंट ये सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न है। अब सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले वी हैव द रेजोनेंस इफेक्ट। अब मैं दोबारा हेडिंग नहीं डालूंगा, मैं सबसे पहले पॉइंट डाल रहा हूँ सिर्फ। तो रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट में कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाए थे मैंने आपको। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हैलोजन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन ले ली। अगर आप वैसे जनरल लोगे तो यू कैन टेक एक्स ऑल्सो। तो अगर आपने एक्स से शो करना है तो आप एक्स से शो कर सकते हैं, एक्स स्टैंड फॉर हैलोजन, सेम बनेगा। तो इसने लोन पेयर यहाँ दे दिया, यहाँ से यहाँ बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर आ गया सी एल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, Cl पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्ट्रक्चर के अंदर ये घूमता हुआ इधर आ गया और ये Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद अंत में दोबारा ये क्लोरीन के पास सारे लोन पेयर्स आ गए। तो ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज़ द थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फोर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हुआ जिससे कि इसकी रिएक्टिविटी कम होगी बेटा, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। देखो ध्यान से, ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब आप क्लियर में 5 रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें। हैलोजन ने जाना है और न्यूक्लियोफाइल ने आना है, लेकिन यहाँ पर अब क्या देख रहे हो, क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। और आप अच्छी भाली जानते हो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना और डबल बॉन्ड में से किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। और इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। और इस कारण से ये हेलो अल्केन्स के मुकाबले में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो अब हम ये रीज़न लिखेंगे जो तुम्हें मैंने समझाया। तो यू राइट डाउन द 2 लाइन्स। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 and 4. It is clear from structure
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या दैट देर इज डबल बॉन्ड between carbon and halogen, so that it requires more energy to break this bond. इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारे को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और इस कारण से, क्योंकि स्थिर है, इस कारण से ये क्या होगा, स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई. तो सेकंड रीज़न है इसका, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, it has high एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये था हमारा पहला रीज़न जो आपको अच्छे से समझाया मैंने. तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये हमने क्या पढ़ा बेटा. तो ये था हमारा रेजोनेंस का पहला पॉइंट. अब पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन. सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब ध्यान से देखें, ये मैं फिर से क्लोरोबेंजीन बना रहा हूँ और ये मैं यहाँ पर हेलोल्केन्स बना रहा हूँ. यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2. यहाँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3. ठीक है. तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो 177 पिकोमीटर है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 167 पिकोमीटर है. तो अब आप बॉन्ड लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए. तो ये हमारा क्या है, नेचर. तो ये यहाँ पर आपने ये लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करता. ये हमारा हेलो अरीन्स हैं और ये हमारे क्या हैं, हेलो अल्केन्स. तो क्या लिखोगे आप लोग, आप लिखेंगे इन केस ऑफ हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स के कारण कार्बन इज sp2 hybridized, so that carbon will not release the electron, whereas in case of halo alkanes, carbon is sp3 hybridized, it easily releases the electrons. इस कारण से यहाँ पर रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. तो ये हमारा रीज़न नंबर 2 है जो आपके सामने है, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया. नाउ यू राइट डाउन द रीज़न नंबर 3, डाइपोल मोमेंट बेटा. नंबर 3, ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर, ये मैं आपको समझा देता हूँ. इन केस ऑफ sp2 hybridization, then sp3, the CX bond in case of halo arenes are more polar as compared to the
हेलो अल्केन्स। तो अब ये कैसे कार्बन की एस कैरेक्टर कैसे ज़्यादा है ये मैं आपको मैथमेटिकली समझा देता हूँ। आपने तो थ्योरेटिकली लिखना है, ये इसका रीज़न है जो आपको मैंने बताया कि हेलोरीन्स के अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। अब देखो बेटा, ये sp2 है, ये sp3 है। अगर हम यहाँ पर एस कैरेक्टर निकालते हैं तो एस कितना है 1 और टोटल कितने हैं 2 + 1 3 इंटू 100, तो ये लगभग कितना आएगा 33.33%। समझ आ गया ना। एस कैरेक्टर निकाला है मैंने, यहाँ पर एस की परसेंटेज निकाली है 1/3। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एस की परसेंटेज, यहाँ पर एक एस है, 3 और 1 4 टोटल हो गया, तो 100 से किया तो यहाँ पर कितना आया 25%। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने मतलब बताया कि यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, मोर एस कैरेक्टर, तो आपको दिख रहा है 33% है और यहाँ पर कितना है 25। ये नहीं लिखना अपने पेपर के अंदर, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये इसका रीज़न है जो आपके सामने है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, क्या था, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। फोर्थ पॉइंट, ध्यान से देखो बेटा, ये मैं फिर से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, हेलोरीन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से ब्रेक कर गया तो हेलोजन भाई चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन इससे अलग हो गया। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड है, जो पॉजिटिव चार्ज है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आप कैसे कहोगे, कैसे सर, तो आप देखो ध्यान से बेटा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बनाएं तो ये हाइड्रोजन्स लगी होती है, ओके है ना, और ये बॉन्ड यहाँ से चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर क्या बना रहा है परपेंडिकुलर, और इस कारण से स्टेनिंग है मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है परपेंडिकुलर में कितना होता है 90 डिग्री का, और इस कारण से यहाँ पर ये जो फिनाइल केटायन बना है ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल केटायन। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि बताया मैंने परपेंडिकुलर के कारण मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, स्टेन है बॉन्ड के अंदर, 90 का एंगल बना रहा है और इस कारण से इसकी अस्थिरता है और अस्थिरता के कारण ये बनना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए अगर नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब इसका रीज़न लिखो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज over the carbon atom of benzene, which is perpendicular on the plane, is highly unstable, so that it does not prefer to form the phenyl cation, इसलिए फिनाइल केटायन बनना पसंद नहीं करेगा। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट जो आपको अच्छे से समझ आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ से। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने कल भी आपसे बोला था बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछना है आपने, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। देखो बेटा, अब फिर से मैंने ये वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्या है हेलोअरीन्स, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी का। और ये क्या बनाया मैंने RCH2X, ये क्या है हेलो अल्केन्स। अब आप देखो ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये कौन सा बॉन्ड है पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसने यहाँ से जाना है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है पाई, और पाई का आपको याद है पाई बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो याद है आपको क्या करते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये क्या हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, याद आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आने की कोशिश करेगा इस कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या हो जाएगी, घमासान हो जाएगा। घमासान मतलब रिपल्शन हो जाएगी और ये इस पर यहाँ आने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये सारे कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आना पसंद करेगा तो आसानी से आ सकता है, यहाँ पर रिपल्शंस नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा, हेलो अरीन्स के अंदर पाई बॉन्ड के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। किसके किसके बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और किसके बीच में, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के बीच में। और इस कारण से न्यूक्लियोफाइल को अपने तक आने नहीं देता। तो लिखो, इन केस ऑफ हेलोअरीन्स due to the presence of pi electron cloud, there is repulsion towards the nucleophile. Hence, due to above reason, haloarenes are less reactive as compared to haloalkenes। तो ये था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन है ये हमारा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये था आज का पहला लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसका रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। ठीक है, एक ही रिएक्शन करता है और वो भी अंडर कंडीशन करता है, और वही बात पूरा एक ही सिंगल रिएक्शन है। जैसे उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 14 रिएक्शंस थे, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता इसलिए हमें फ़ायदा हो गया, सिर्फ सिंगल रिएक्शन है। तो क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है लेकिन अंडर कंडीशन है। हेडिंग तो वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप। तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये अब हमने डिस्कस करना है। ये रिएक्शन अंडर कंडीशन होता है, तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। इस वाले रिएक्शन को मैं कैसे लिखने लग रहा हूँ, एक ही सिंगल रिएक्शन है बेटा, बाकी आगे कंडीशंस है वो आपको पढ़ाई जाएगी, वो अलग है। अब मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया बेटा, क्लोरो ब्रोमो कोई भी ले सकते हो आप, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं कास्टिक सोडा के साथ 2 मॉलिक्यूल, जिसकी परसेंटेज है 6 to 8%। और एरो के ऊपर आप देख रहे हैं कंडीशन है 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ता है। अब रिएक्शन जरा ध्यान से समझ लो कैसे होगा। NaOH लिख लिया मैंने बेटा, ये क्या निकल गया, -NaCl। ध्यान से देखना है आपने। दूसरा NaOH फिर लिख लिया, ये देखो बेटा प्लीज़, HOH और H क्या निकल गया, वाटर। बचा क्या, ONA यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो कैसे बना सारा मैंने अब आपको बताया। सोडियम 2 स्टेप रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आपने इसको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो ये NaCl माइनस हो जाएगा, और ऊपर प्रोडक्ट बना रहा हूँ जहाँ पर क्लोरीन लगी हुई थी वहाँ क्या लग जाएगा बेटा, OH। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, जो कि अगली यूनिट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी फिनॉल का, जो कि आपके इस रिएक्शन से करना है। तो सिंगल ये रिएक्शन है जो आपने ध्यान से करनी है। कंडीशन 623, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये
आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसके 5 रीजंस के कारण ये रिएक्शन नहीं करता है। तो अब इसमें कहता है इसका अगला पार्ट, ये तो पूरा हो गया रिएक्शन। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों तो वो इसी रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। कहता है इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ग्रुप लाइक कौन सा, NO2 ग्रुप is attached, then it makes the reaction easy, आसान कर देता है। अब आसान देखो कैसे कर देता है, आपने इसमें 3 रिएक्शंस लिखे जाएंगे, Cl लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि नाइट्रो ग्रुप, इसकी पैरा पोजीशन पे लगी है। अब कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराया जा रहा है, ये लगभग 15% लेना है, लेकिन अब आप देख रहे हैं जो तापमान था 623 वो 443 केल्विन में हो गया और एटमॉस्फेयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल प्रेशर पे ही रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सीधा यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं। वैसे तो 2 स्टेप रिएक्शन ही है ये भी, पहले NaCl प्लस वाटर और लगा सोडियम फिनॉक्साइड बना बेंजीन रिंग, और फिर आपने इसको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, NaCl निकल गया और ये बन गई बच्चे क्या, फिनॉल। इस वाले प्रोडक्ट का मैं आपको नाम लिख देता हूँ, पैरा पोजीशन पे है तो C पहले आता है N बाद में आता, तो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन और क्या बन गया, फिनॉल। तो ये आप कंडीशन देख रहे हो, 623 से टेम्परेचर कितने पे आ गया, 443 केल्विन। तो ये आपने नोट करना है। अब अगर एक और बढ़ा दिए जाए तो और आसान हो जाएगा रिएक्शन करना, तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना रिएक्शन क्या होता चला जाएगा, आसान। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक ऑर्थो पोजीशन पे लगाई, एक मैंने पैरा पोजीशन पे। रिएक्शन सेम है बेटा, 2NOH और यहाँ पर -NaCl माइनस वाटर, और अब यहाँ पर 368 केल्विन टेम्परेचर और कम हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ पर सॉरी ये लिखना भूल गया, सॉरी यहाँ NO2 छोड़ दिया, सॉरी बेटा। तो ये NO2 भी लगे रहेगा, NO2 कहीं जाएगा नहीं, लगा रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम NO2 एज इट इज़ रहेगा। और अब इसके बाद डिल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया और ये -NaCl निकल गया और ये तो बन गया फिनॉल के अंदर, और NO2 ग्रुप्स एज इट इज़ रहेंगे। सिर्फ जो बात बताने की है वो क्या हुआ कि अब 2 ग्रुप लगे होने के कारण टेम्परेचर जो है 623 से घटते हुए कितने पे पहुंच गया, 368 केल्विन पे पहुंच गया। अब अगर 3 लगे हों, इसका नाम भी लिख देते हैं, इसके नेमिंग के लिए आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। और अब हमारा इसी का ही लास्ट रिएक्शन है बेटा। अब हमने 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए। अब कैसे होगा रिएक्शन, क्या चेंज आएगा, तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये मैंने OH ग्रुप लगाया, सॉरी Cl ग्रुप, और ये हमारा NO2, OH तो यहाँ पर रिप्लेस करना है, और इसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे नाइट्रो ग्रुप्स, और ये NOH के साथ रिएक्शन करेगा और अब जो टेम्परेचर है 323 केल्विन पे हो जाएगा, और फिर वही है -NaCl माइनस वाटर, और ये बन गई सोडियम फिनॉक्साइड। और इसके बाद बेटा फिर से डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन की, NaCl निकल गया, और ये मैं अभी भूल रहा हूँ, ये आपने भूलना नहीं है, नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, ये आपने रिप्लेस नहीं कर देना। तो ये भी यहाँ पर आपके नाइट्रो ग्रुप
लगे हुए रहेंगे तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। अब मैं इसका अभी उसका प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, फिर इस वाले का नाम बताऊँगा अब आपको। तो ये था हमारा रिएक्शन, और जो मेन पॉइंट जो याद करने वाला है कि अब यहाँ पर 323 केल्विन रह गया। 623 से 300 के मतलब 300 घट गई जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगे होते हैं। इस कंपाउंड का नाम 1 क्लोरो, क्लोरो पहले आता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। उस वाले प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिख के दोबारा बताने लग रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, सिर्फ इसी का वैसे नाम आ जाता है, इसका कॉमन नेम इज़ पिक्रिक एसिड, इसलिए मैं इसको दोबारा बताने लग रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट वही है, यानी कि कुछ और बनाने लग रहे हैं। सेम है बच्चे यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये हमने इसको दोबारा बना दिया बेटा, और इसको कॉमनली क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। होता क्या है ये, 1 2 3 4 5 6 मेन फंक्शन ग्रुप है फिनॉल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और क्या है बेटा, फिनॉल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या बोलते हैं बेटा जी, पिक्रिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट कई बारी पेपर में पूछा गया है। तो दिस इज़ योर रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इजी टू डू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये इसकी जो रिएक्टिविटी है हेलोरिन्स को वो बढ़ाता है अगर इसमें क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों। तो ये था आज का लेक्चर बेटा, जो कि आपके सामने है, आपको अच्छी ने पढ़ाया मैंने। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। कल हम इसके बाकी के रिएक्शंस पढ़ेंगे जो रह गए हमारे। तो ये लगभग मैंने बोला था कि थोड़ा सा छोटा ही चैप्टर है, तो अभी ये लेक्चर मतलब ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा सेक्शन रह गया है और मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ सारे कवर कर दिए हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी जो है करते रहें, और नोट्स ज़रूर बना लें। तो ऑर्गेनिक में थोड़े से नोट्स की दिक्कत आती है, तो बुक में से कई बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो बुक में से समझ नहीं आता, उसमें ज़्यादातर हमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम करना होता है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस चैनल।